नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मौर्य और स्वागत है आपका टॉप 1000 करंट अफेयर सीरीज में, जहां पर हम कवर करने वाले हैं 1000 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक्स को, जो आईएएस और पीसीएस दोनों परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको इस चैनल पर मिलने वाली किसी भी प्रकार की पीडीएफ की जानकारी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के पहले कमेंट में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह इस सीरीज का 16वां पार्ट है, यानी कि इससे पहले 150 टॉपिक 150 टॉपिक कवर किए जा चुके हैं और वो सारे टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए और आपने उन्हें अच्छे से बार बार रिवाइज भी करना है। तो देखते हैं आज का पहला टॉपिक क्या है। आज का पहला टॉपिक है जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन। क्या है? जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन। तो अभी COP17 हुआ, कहाँ पर हुआ है? मिस्र के शर्म अल शेख में। तो मिस्र के शर्म अल शेख में जब COP27 हुआ, COP27 हुआ है, तो जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया ने जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन की घोषणा की थी। किसने घोषणा की है जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन की? यूएई और इंडोनेशिया ने। इसमें यूएई, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन शामिल है। जो ये गठबंधन है इसमें कौन कौन शामिल है? यूएई, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और जापान और स्पेन। इसका उद्देश्य क्या है इस गठबंधन का? इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मैंग्रोव की भूमिका और जलवायु परिवर्तन के समाधान के रूप में इसकी क्षमता के बारे में दुनिया भर को बताना तथा जागरूकता का प्रसार करना इसका उद्देश्य है। हालांकि अंतर सरकारी गठबंधन स्वैच्छिक आधार पर काम करता है, जिसका अर्थ है कि सदस्यों को जवाबदेह ठहराने के लिए कोई वास्तविक चेक एंड बैलेंस नहीं है। इसके बजाय जो ये पार्टियां हैं, इसमें ये जो सदस्य पार्टियां हैं, देश हैं, ये मैंग्रोव लगाने और बहाल करने के बारे में अपनी प्रतिबद्धताओं एवं समय सीमा को तय करेंगी, यानी खुद तय करेंगी कि हम कितना मैंग्रोव बढ़ा रहे हैं अपने क्षेत्र में। और सदस्य जो है ये तटीय क्षेत्रों के अनुसंधान, प्रबंधन और संरक्षण में विशेषज्ञता साझा करेंगे और एक दूसरे का समर्थन भी करेंगे। तो ये आपने जाना मैंग्रोव गठबंधन के बारे में, जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन के बारे में। कौन कौन से देश शामिल हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पक्का याद कर लीजिएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, यूएई, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है फुटबॉल फॉर स्कूल पहल। फुटबॉल फॉर स्कूल पहल। देखिए, भारत में फुटबॉल का क्रेज बिल्कुल नहीं है और ना ही भारत ने आज तक कभी किसी फुटबॉल लीग को बहुत अच्छे से जीता है या उसमें आगे बढ़ पाया है। तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा, जो फीफा संगठन है उसके साथ और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के साथ एक समझौता किया है। किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। तो क्या है इसमें? इसमें फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम में खेल को जीवन का अभिन्न आयाम बनाने और लोगों को बहुआयामी बनाने की प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण की दिशा में उठाया गया एक कदम है फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है? खेल एकीकृत शिक्षा के माध्यम से भारत में 25 मिलियन युवा लड़कों को और लड़कियों को सशक्त बनाना है इसका उद्देश्य। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना को प्रोत्साहित करने वाली भी एक पहल है। और अब इसका उद्देश्य जान लेते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मूल्यवान जीवन कौशल और दक्षताओं के साथ शिक्षार्थियों यानी लड़के लड़कियों को सशक्त बनाना, लोगों तक खेल और जीवन कौशल गतिविधियों को पहुंचाने के लिए कोच और शिक्षकों को प्रशिक्षित करना एवं सशक्त बनाना भी इसका लक्ष्य है। कोच और शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करना है। इसके अलावा फुटबॉल के माध्यम से जीवन कौशल शिक्षण का संचालन करने के लिए हितधारक कौन कौन से हैं? स्कूल है, सदस्य संघ है और सार्वजनिक निकाय है, इनकी क्षमता में भी वृद्धि करना स्कूल फॉर फुटबॉल, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो ये आपने जाना किसके बारे में? फुटबॉल फॉर स्कूल के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है IMT ट्रिलॉट। क्या नाम है? IMT ट्रिलॉट। IMT ट्रिलॉट क्या है? I का मतलब है इंडिया, M का मतलब है मोजाम्बिक और T का मतलब है तंजानिया। इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया ट्रिलॉट। ट्राइलॉट का मतलब क्या है? ट्राइलेटरल
जो एक्सरसाइज हो रही है, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज इन तीनों देशों के बीच में हो रही है। तो यह त्रिपक्षीय अभ्यास है जो तंजानिया में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ये पहली बार हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ट्रिलॉट आप याद रखिएगा, क्योंकि नए नए जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं उनके बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है। जो ये ट्रिलॉट हो रहा है ये तंजानिया में हो रहा है। इसका उद्देश्य है समुद्री सहयोग को मजबूत करना, और ये एक नौसेना अभ्यास है, ये जरूर याद रखिएगा। ये कैसा अभ्यास है? ये एक नौसेना अभ्यास है। तीनों देशों की नौसेना इसमें अभ्यास कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे इसका महत्व क्या है? ये अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और पड़ोसियों के साथ सहयोग बढ़ाने तथा क्षेत्र में सभी के लिए सागर सुरक्षा विकास को बढ़ावा देने हेतु भारत तथा भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये एक IMT ट्रिलॉट जो है एक नौसेना अभ्यास है जो तंजानिया में हो रहा है। तो इसमें 3 देश शामिल हैं, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है माच्छू नदी। क्या है? माच्छू नदी। दोस्तों, अभी गुजरात में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। कौन सा हादसा? मोरबी जो पुल था वो ढह गया था या गिर गया था, और लगभग 130-135 लोग अपनी जान उसमें गंवाए हैं। तो ये एक दुखद घटना थी। लेकिन अगर आप एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले सिविल एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए इस दुर्घटना में इम्पोर्टेंट क्या है, इस घटना में इम्पोर्टेंट क्या है, उस पुल के बारे में आपको जानकारी होना, और यह पुल किस नदी में बना था और कहाँ पर बना है, ये पता होना चाहिए। एक सिविल एस्पिरेंट को ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं उस नदी के बारे में और उस पुल के बारे में। तो हाल ही में गुजरात के मोरबी जिले में माच्छू नदी पर जो इसमें सस्पेंशन ब्रिज था वो गिर गया, जिसमें लगभग 135 लोग मारे गए। सस्पेंशन ब्रिज झूलता पुल वर्ष 1877 में मोरबी रियासत के शासक वाघजी ठाकुर द्वारा बनवाया गया था। इसे मोरबी के शासकों की प्रगतिशील और वैज्ञानिक प्रकृति को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाया गया था, और इसका उद्घाटन 1879 में तत्कालीन बॉम्बे गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। तो अब ये जो पुल है माच्छू नदी पर बना था, तो थोड़ा सा माच्छू नदी के बारे में भी जान लेते हैं। जो माच्छू नदी है यह गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले में मदला पहाड़ियों से निकलती है और कच्छ के रण में 141.75 किलोमीटर तक बहते हुए समाप्त हो जाती है। कहाँ से निकलती है? सुरेंद्र नगर जिले के मदला पहाड़ियों से निकलती है और कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बेटी इसकी सहायक नदी है, असोई, जमुरी, बुनिया या बेनिया, मछछोरी, माहा, ये माच्छू नदी की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? बेटी, असोई, जुमरी, बिनिया, मछछोरी और माहा। और इस पर एक बांध भी बनाया गया है। सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंचाई हेतु इस पर 2 बांध बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपने माच्छू नदी के बारे में जाना। तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है अटल न्यू इंडिया चैलेंज। अटल न्यू इंडिया चैलेंज क्या है? नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने नवंबर 2022 को दूसरे अटल न्यू इंडिया चैलेंज, इसके पहले भी एक अटल न्यू इंडिया चैलेंज आयोजित किया जा चुका है अटल नवाचार मिशन के तहत। ये दूसरा अटल न्यू इंडिया चैलेंज है। इसके तहत चैलेंज क्या दिया गया है? चैलेंज है महिला केंद्रित महिला केंद्रित जो चुनौतियां हैं उनको टैकल करने के लिए ये शुरू किया गया है। महिलाओं को समस्याएं होती हैं, जो महिलाओं के लिए चुनौतियां हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ये चैलेंज शुरू किया गया है। इसमें नवाचार के जरिए महिला स्वच्छता, महिला सुरक्षा में सुधार के लिए नवाचार, महिलाओं हेतु प्रोफेशनल नेटवर्किंग अवसर, माताओं के जीवन को बेहतर बनाने वाले नवाचार और ग्रामीण महिलाओं के जीवन को आसान बनाना, ये चैलेंज शामिल है। कौन कौन से चैलेंज दिए गए हैं इसमें? महिला स्वच्छता, महिला सुरक्षा और महिलाओं हेतु प्रोफेशनल नेटवर्किंग के अवसर, माताओं के जीवन को बेहतर बनाना और ग्रामीण महिलाओं के जीवन को आसान बनाना, ये कुछ चैलेंज है। और जो अटल इनोवेशन चैलेंज है, नवाचार इनोवेशन चैलेंज है, इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित ऐसे नवाचारों की खोज, चयन, समर्थन और उन्हें प्रोत्साहन देना है जो राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक रूप से प्रासंगिक क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान कर सकें। यानी कि ऐसे इनोवेशंस और नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो इन चैलेंज को पूरा कर रहे होंगे। इसमें 1 करोड़ रुपए तक की अनुदान आधारित व्यवस्था के माध्यम से इस तरह के प्रयासों का समर्थन किया जाता है।
जो अटल न्यू इंडिया चैलेंज है, ये अटल नवाचार मिशन नीति आयोग का प्रमुख कार्यक्रम है। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन का प्रमुख कार्यक्रम है ये, ठीक है। और इसके अलावा जो अटल नवाचार इनोवेशन चैलेंज है, ये प्रोटोटाइप चरण में नवाचारों की मांग के साथ 12 से 18 महीनों के दौरान चयनित स्टार्टअप को व्यवसायीकरण चरण में सहयोग करता है। यानी कि अगर किसी स्टार्टअप ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और कोई नवाचार बना लिया, तो इस नवाचार को व्यवसायीकरण करने में भी सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही भारत के निरंतर विकास और वृद्धि हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, जल एवं स्वच्छता, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, आवास, ऊर्जा गतिशीलता, अंतरिक्ष आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को भी प्रोत्साहित करना अटल इनोवेशन मिशन का लक्ष्य है। अटल इनोवेशन मिशन हर क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर तो बहुत पुरानी व्यवस्था है, यानी कई सालों पुरानी व्यवस्था है। तो अभी चर्चा में क्यों है? अभी चर्चा में इसलिए है कि भारत सरकार के प्रमाणिक जो दस्तावेज हैं, उनका जो विनिमय प्लेटफॉर्म है डिजी लॉकर, इसको अब स्वास्थ्य लॉकर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि अब इस डिजी लॉकर में आप अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां, प्रमाण पत्र और जो पुराने वो भी सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अंतर्गत टीकाकरण का रिकॉर्ड, डॉक्टर की पर्ची, लैब की रिपोर्ट, अस्पताल से छुट्टी मिलने का विवरण और स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेजों को आप डिजी लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं, इसीलिए ये चर्चा में है। और डिजी लॉकर द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के साथ दूसरे स्तर का एकीकरण पूरा होने के बाद यह संभव हो पाया है। यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसको डिजी लॉकर के साथ एकीकृत कर दिया गया है। अब इससे पूर्व डिजी लॉकर ने ABDM के साथ पहले स्तर का एकीकरण पूरा किया था, जिसके तहत आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अकाउंट था, इसको प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया था। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अकाउंट से लगभग 13 करोड़ उपभोक्ता जुड़ चुके हैं और डिजी लॉकर की इस नई प्रणाली को उपभोक्ता इसे अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऐप के रूप में उपयोग कर पाएंगे। इसके अलावा ABHA जो आयुष्मान भारत हेल्थ आधारित ये कार्ड है, अकाउंट है, ये इसके धारक अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ लिंक भी कर सकते हैं और उपभोक्ता इस ऐप के माध्यम से अपने पुराने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को स्कैन और अपलोड भी कर पाएंगे। तो डिजी लॉकर इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि इसको स्वास्थ्य के विभिन्न रिकॉर्ड के साथ, विभिन्न आंकड़ों के साथ जोड़ दिया गया है। तो ये आपने जाना डिजी लॉकर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है भारत का विधि आयोग। भारत का विधि आयोग क्यों चर्चा में आ गया? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को वर्ष 2020 में गठित 22वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसीलिए ये चर्चा में आ गए। तो हम थोड़ा सा विधि आयोग के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि सवाल तो विधि आयोग से ही पूछा जाएगा। तो विधि आयोग भारत का विधि आयोग है, ये समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर संवैधानिक निकाय है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, सीधे सीधे सवाल पूछ लिया जाएगा कि भारत का विधि आयोग किस प्रकार का निकाय है या कैसा निकाय है, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, विधिक, ऐसे करके सवाल आएगा। ये गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। इसके अलावा स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कब गठित किया गया था? 1955 में गठित किया गया था, 3 साल के लिए। और अगर पूरे भारत का यानी स्वतंत्र भारत के पहले का है जो विधि आयोग, यानी हम जब ब्रिटिश काल में सबसे पहला विधि आयोग कब गठित किया गया था? ये 1934 में गठित किया गया था। 1934 कह रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, 1834 में गठित किया गया था और 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। और जो ब्रिटिश काल का जो विधि आयोग है उसका पहला अध्यक्ष कौन था? ये हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉर्ड मैकाले विधि आयोग का पहला अध्यक्ष था। तो विधि आयोग के उद्देश्य भी जान लेते हैं कि विधि आयोग के क्या उद्देश्य होते हैं। तो यह कानून और न्याय मंत्रालय के एक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। विधि आयोग का कार्य कानून संबंधी अनुसंधान और भारत में जो पहले से कानून मौजूद है उनकी समीक्षा करना है, ताकि इसमें सुधार किया जा सके और केंद्र सरकार या स्वप्रेरणा द्वारा इसके संदर्भ में नए कानून बनाए भी जा सकें। और इसकी सदस्य संरचना को भी जान लेते हैं कि विधि आयोग में सदस्य कितने होते हैं। तो विधि आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के साथ साथ आयोग में एक सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं।
कानून मंत्रालय का कानून और विधायी सचिव इस आयोग का पदेन सदस्य होता है। जो कानून मंत्रालय का विधायी सचिव होता है वो इसका पदेन सदस्य होता है। इसमें अंशकालिक सदस्यों की संख्या 5 से अधिक नहीं होगी, ऐसा निर्धारित है। और जो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश है या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। इस आयोग का अध्यक्ष केवल सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश बन सकता है या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। तो ये आपको विधि आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान। क्या है? भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप, क्या नाम है इसका? स्काई रूट। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक स्टार्टअप है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। इसने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है? विक्रम एस को 12 से 16 नवंबर 2022 के बीच प्रारंभ मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रचने के लिए तैयार है। और स्काई रूट एरोस्पेस जो है ये एरोस्पेस व्यवसाय से संबंधित भारतीय स्टार्टअप है। क्या नाम है इसका? स्काई रूट स्टार्टअप। तो इसने जो विक्रम एस बनाया है इस स्टार्टअप कंपनी ने, उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी हासिल कर लीजिए। विक्रम एस रॉकेट ये एक रॉकेट है जो एक चरण का सब ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान है। यानी कि इसमें केवल एक चरण है, ये सीधे ऊपर जाएगा और उपग्रह को प्रक्षेपित कर देगा एक ही चरण में। और ये एक साथ 3 पेलोड अपने साथ ले जा सकता है। 3 पेलोड मतलब 3 उपग्रह अपने साथ ले जा सकता है। सब ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान कक्षीय वेग से, अब सब ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान क्या होते हैं? वे प्रक्षेपण यान जो कक्षीय वेग से धीमी गति से चलते हैं, अर्थात बाहरी अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए इसकी गति पर्याप्त होती है, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में रहने के लिए पर्याप्त गति इनके पास नहीं होती है। और इसके अलावा जो ये प्रारंभ मिशन है इन्होंने चलाया है उसके बारे में जान लीजिए। प्रारंभ मिशन का उद्देश्य 3 पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाना है, जिसमें 2.5 किलोग्राम का पेलोड भी शामिल है, जिसे कई देशों के छात्रों द्वारा विकसित किया गया है। कई देशों के छात्रों ने मिलकर 2.5 किलो का एक पेलोड यानी एक उपग्रह विकसित किया है, जिसे इसमें प्रारंभ मिशन के तहत ले जाया जाएगा। प्रारंभ मिशन और विक्रम एस रॉकेट को हैदराबाद स्थित स्टार्टअप द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी कि इसमें इसरो ने भी सहायता की है, और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और राष्ट्रीय प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के व्यापक समर्थन से इसको विकसित किया गया है। तो इसको विकसित करने में इसरो ने भी सहयोग किया है और इन स्पेस ने भी इसको समर्थन प्रदान किया है। तो ये आपने जाना प्रारंभ मिशन के बारे में, विक्रम एस रॉकेट के बारे में और भारत के पहले निजी प्रक्षेपण यान के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है मौना लोआ ज्वालामुखी। मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ है? मौना लोआ ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप पर है। हवाई द्वीप पर कई सारे ज्वालामुखी हैं, ठीक है ना। उनमें से एक है मौना लोआ ज्वालामुखी। चर्चा में क्यों है? दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ में निकट भविष्य में विस्फोट हो सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, ना कि सबसे बड़ा, ये सक्रिय सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है मौना लोआ। इसमें उम्मीद लगाई गई है कि भविष्य में फिर से विस्फोट होने वाला है। तो थोड़ा सा मौना लोआ ज्वालामुखी के बारे में जान लेते हैं। जो मौना लोआ ज्वालामुखी है यह उन 5 ज्वालामुखियों में से एक है जिनसे मिलकर हवाई द्वीप बनता है। हवाई द्वीप 5 ज्वालामुखियों से मिलकर बना है, तो उनमें से एक है मौना लोआ। और ये हवाई द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है मौना लोआ। और यह सबसे ऊंचा नहीं है, हवाई का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी नहीं है। यह सबसे ऊंचा कौन सा है हवाई का? मौना की। हवाई द्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है मौना की, लेकिन यह सबसे बड़ा और द्वीपीय भूमि का लगभग आधा हिस्सा का निर्माण करता है। यानी ये जिस द्वीप पर स्थित है मौना लोआ ज्वालामुखी, ये उस द्वीप का लगभग आधा हिस्सा कवर करता है। और इसके बारे में यह किलाउआ ज्वालामुखी से ठीक उत्तर में स्थित है और वर्तमान में इसके क्रेटर में विस्फोट हो रहा है। जो किलाउ ज्वालामुखी है इसके क्रेटर में विस्फोट हो रहा है और इसके उत्तर में मौना लोआ ज्वालामुखी स्थित है। तो आपने मौना लोआ ज्वालामुखी के बारे में जाना, ये हवाई द्वीप पर है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले टॉपिक यानी अंतिम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अंतिम टॉपिक है रिसैट 2।
रिसेट 2, अगर आप पिछले कई सालों से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो रिसेट 2 आपको सुना सुना नाम सा लग रहा होगा। हुआ ये है कि रिसेट 2 बहुत पहले छोड़ा गया एक उपग्रह था, जो एक जासूसी उपग्रह था। अब ये अपनी सेवा पूरी कर चुका है और ये अंतरिक्ष से वापस गिर के पृथ्वी पर आ गया है। तो क्या है घटनाक्रम? हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के रिसेट 2 उपग्रह द्वारा जकार्ता के पास हिंद महासागर में अनुमानित प्रभाव बिंदु पर पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित पुनः प्रवेश किया गया है। यानी कि ये अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर, कहाँ पर? जकार्ता के पास हिंद महासागर में गिर गया है। और रिसेट 2 भारत का पहला आई इन द स्काई मतलब अंतरिक्ष में एक आंख, यानी एक जासूसी उपग्रह था, जो घुसपैठ और आतंकवाद विरोधी अभियानों के एक हिस्से के रूप में देश की सीमाओं की निगरानी करता था रिसेट 2। तो रिसेट 2 के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। रिसेट 2 मुख्य सेंसर, जिसे जासूसी उपग्रह माना जाता है, ये इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का एक एक्स बैंड वाला सिंथेटिक अपर्चर रडार था। रिसेट 1 उपग्रह के लिए स्वदेश में विकसित हो रहे सी बैंड में देरी होने के कारण वर्ष 2008 में मुंबई आतंकी हमला हो गया था। और मुंबई आतंकी हमले के बाद ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि सीमाओं की निगरानी करने के लिए एक उपग्रह होना चाहिए। उसी के लिए रिसेट 2 को बहुत तेज़ी से विकसित करके अंतरिक्ष में 2009 में ही स्थापित कर दिया गया था। तो रिसेट 2 को कब स्थापित किया गया था? 2009 में। और किससे? PSLV C-12 के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो अभी रिसेट 2 चर्चा में क्यों है, ये भी आपने जाना। और रिसेट 2 क्या है? एक जासूसी उपग्रह था, ये भी आपने जाना। तो ये आज के 10 टॉपिक रहे जिन्हें हमने अच्छे से कवर किया। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक की ओर अगले पार्ट में। धन्यवाद।